नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं अपने आज क्लास के साथ। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक विकास का जो हम चरण चल रहे थे, उसी चरणों में हम आगे बढ़ेंगे। और आज हम पार्ट 3 आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को, इस बेहतरीन से विषय को आपके समक्ष हम लेके आते हैं। तो आइए सिलेबस के ऊपर देखते हैं। सिलेबस ये चैप्टर 14 है, देख रहे हैं आप। इसके साथ ही हमारा हिस्ट्री का एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक वर्ल्ड हिस्ट्री बचेगा और इवोल्यूशन ऑफ इन स्टेट इन इंडिया के बारे में बताएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को, जो हमारे पास ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। बस एक एक क्लास की जरूरत होती है हर टॉपिक्स में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक्स जो मैंने अभी तक पढ़ाया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो आप इसको जरूर पढ़ें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं वास्तुकलाओं के बारे में, यानी कि आर्किटेक्चर्स के बारे में। हमने इससे पहले आपके सामने चित्रकला, संगीत, ठीक है, धर्म और यहाँ तक इस सब के बारे में हमें भाषा, इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चाएं कर ली हैं अपने पिछले अध्यायों में। और आज हम जो टॉपिक्स लेके आए हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत काल की। तो दिल्ली सल्तनत की बात आपको पता ही है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, हमने इससे पहले वाले टॉपिक्स में आपको बता दिया था कि दिल्ली सल्तनत कहाँ से बना था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत जो है, वो गुलाम वंश की स्थापना के साथ ही देश में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही देश में नए धर्म, भाषा, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि वास्तुकला की शुरुआत होती है। इसी में से एक हमारे पास आज है वास्तुकला के बारे में हम पढ़ते हैं। इससे पहले के सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पहले के जो पुराने जो स्ट्रक्चर थे, वो कुछ अलग तरीके से थे। अब जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो कुछ अलग तरीके से बनेंगे। अब जो हमारे पास जो संस्थाएं बनेंगी, अब जो हमारे पास जो वास्तुकलाएं बनेंगी, वो बनेगा भारतीय इस्लामिक शैली के हिसाब से। यानी कि इसमें इस्लामिक तो है ही, साथ में भारतीयों का भी मिक्सचर है। ठीक है, कि भारतीय प्लस इस्लामिक दोनों शैलियाँ आपस में मिलकर के इस नई वास्तुकलाओं का निर्माण करेंगी। ठीक है, इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट दिखेगा गुंबद और मेहराब। इन दोनों के बारे में विस्तार से यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए, क्या होता है कि जो प्रारंभिक इमारतें होती है ना, वो भारतीय इस्लामिक शैली को विकसित, जो कि विकास को दर्शा रही है। ठीक है, शुरुआती दिनों की। ठीक है, इन इमारतों में हमें गुंबद और मेहराब का क्रमबद्ध विकास दिखेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो गुलाम वंश थे, उन्होंने अलग तरीके से विकास किया। फिर तुर्की शासक आए, उन्होंने अलग तरीके से विकास किया। खिलजी में फिर अलग तरीके से विकास होता है। ठीक है, लोधी में फिर अलग तरीके से विकास होता है। तो इस तरीके से हमें ना, ये जो भारतीय इस्लामिक शैली है ना, इनका जो विकास क्रम है, ये काफ़ी अच्छे से और काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमें एक एक करके देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसी चरण में हमें आगे देखने को मिलता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, भारतीय ये ये सल्तनत काल के जो तुगलक वंश है, इसमें हमें सबसे बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तुगलक काल में हमें पहली बार चतुर्कोणीय मेहराब के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, हमें देखना पड़ता है नोकदार मेहराब के बारे में। ठीक है, हमें मिलता है अष्टकोणीय गुंबद के बारे में। ठीक है, मतलब 8 कोने वाले गुंबद। ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये हमें तुगलक काल में बहुत इंपॉर्टेंट रूप से देखने को मिलता है। यानी कि तुगलक काल में जो वास्तुकला थी, वो काफी विस्तृत तरीके से भारतीय इस्लामिक वास्तुकला अपने चरम पे आ चुकी थी। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमें जैसे सल्तनत काल को हम समझ गए, अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय काल में। तो क्षेत्रीय काल में देखिए, सल्तनत काल में दो इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं। सल्तनत काल में हमें यहाँ पे दिखता है अढ़ाई दिन का जो अलाई दरवाजा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अलाई दरवाजा क्या है, एक सेकंड अभी दिखाता हूँ। देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार के बीच में ये एक, आपको कभी कुतुब मीनार जाएंगे तो आपको इस तरीके से एक इमारत दिख जाएगी। ये इमारत ही हमारे अलाउद्दीन का दरवाजा है। ठीक है, अलाई दरवाजा है। ठीक है, और इसी में हमें जगत खान मस्जिद भी देखने को मिलता है। ये सारी दिल्ली सल्तनत है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत खत्म होते ही हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है क्षेत्रीय विविधताओं के बारे में। ठीक है, उस समय की क्षेत्रीय विविधताएं किस तरीके से, किस प्रकार के लोग काम कर रहे थे, किस तरह की जानकारियां मिलती हैं, इन सभी जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, क्षेत्रीय विविधताओं की जानकारी हमें इधर इस कोने में देखने को मिलता है। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, देखिए, इस क्षेत्रीय विविधताओं में हमें देखने को मिलेगा हर हिस्से के, यानी कि भारत के पूर्वी, पश्चिमी और भारत के दक्षिणी, इन सभी हिस्सों में, क्योंकि उत्तर हिस्से में तो सल्तनत काल आ चुका था, लेकिन पूर्वी, पश्चिमी और जो दक्षिणी हिस्सा था, ये अभी तक कुछ हिस्सों, कुछ तरीके से शेष बचे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ की जो कल्चर होता है, यहाँ की जो संस्कृति होती है, वो अब भी सल्तनत काल से काफी भिन्न होती है। जैसे कि मैं देखेगा पूर्वी भारत में, हम पूर्वी भारत के साथ शुरुआत करते हैं, तो पूर्वी भारत में हमें देखने को मिलता है बंगाल और, ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो बंगाल और जौनपुर के बारे में हमें देखने को मिलेगा कि बंगाल और जौनपुर के विकास में किस तरीके से उनका योगदान रहा। ठीक है, बंगाल और जौनपुर के बारे में देखने को मिलेगा। बंगाल में हमें पहली बार दिखेगा लटका हुआ मेहराब, यानी कि बारिश के समय में जो टेढ़े हुए मेहराब दिखते हैं ना, जिससे बारिश के पानी को अंदर आने से रोका जाता है, उसके कहते हैं लटका हुआ मेहराब। तो ये लटका हुआ मेहराब देखने को मिलेगा। मेहराब के कच्छ के जो छत होते हैं, उसकी आकृतियों के बारे में दिखेंगे। जो वृत्ताकार छतों का विकास होता है, उसके बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें बंगाल में भी देखने को मिलती है। जौनपुर में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा मेहराब और तराजू के जो डंडे होते हैं ना,
तराजू के डंडे, जैसे उल्टे सीधे टेढ़े तरीके से, उस तरीके से हमें देखने को मिलेगा क्या, जौनपुर की इमारतें। इस तरीके से पश्चिम भारत में गुजरात को देखने को मिलता है, जहां पर मंदिर के जो अवशेष होते हैं उससे मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, उसका दक्कन में दो महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलती है। पहला तो होता है बहमनी राज्य के बारे में, और दूसरा होता है विजयनगर के बारे में। बहमनी राज्य में क्या होता है कि जो उनकी जो शासन व्यवस्था होती है ना, वो तुर्की और फारसी दोनों की शैलियों का मिश्रण करके वो बनाते हैं। ठीक है, उनकी इमारतें कैसे होती है, जो तुर्की और इस्लामिक जो शासन होते हैं उन दोनों के ऊपर मेहराब को जोड़ करके मिलाया जाता है। अच्छा, ये फारसी शासक में क्या होता है, देखिए फारसी में क्या होता है, फारसी शैली में हमें देखने को मिलेगा रंग बिरंगे जो टाइल्स होते हैं ना, उसका विकास हमें देखने को मिलेगा, गुम्बद के स्वरूप हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हमें उसके साथ दौरान देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो बहमनी शासन है, ठीक है, बहमनी शासन में तुर्की और फारसी की शैली मिलेगी। विजयनगर पहला साम्राज्य था जहाँ पे हिंदू शासन के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, पहले शासन जहाँ हिंदू के मिलेंगे, तो हिंदू की संस्कृति यहाँ पे विकसित होंगी। जैसे कि हम हम्पी की इमारतें देखेंगे, हम्पी वहाँ की राजधानी थी, वहाँ की इमारतें। ठीक है, हाथी अश्वशाली मिलेंगी, कमल महल मिलेगा, राम मंदिर मिलेंगे। तो इस तरीके से चीजें जो होती है ना, ये हमें देखने को उस समय पे मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इतना सब हम समझ गए। इसके बाद क्या होता है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, मुगल स्थापत्य कला में हमें स्वर्ण काल के बारे में वर्णन मिलता है। ये मुगल स्थापत्य कला क्या होती है, जो वास्तुकला होती है ना हमारे देश में, इसका एक स्वर्णिम काल है। क्यों स्वर्णिम काल है, क्योंकि इस काल में जिस तरीके से हमें विकास देखने को मिलता है ना देश के अनेक कोने में, इस तरीके का विकास हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता है। बाबर के टाइम पे हमें इसकी शुरुआत होती है। 1526 में क्या होता है, जब बाबर पानीपत का युद्ध जीतता है, तो वहाँ पे वो इसके खुशी में पानीपत के मस्जिद का निर्माण करवाता है। ठीक है, तो बाबर यहाँ पे क्या होता है, पानीपत में मस्जिद का निर्माण करवाता है। वहां से जो मुगल स्थापत्य कला की शैली के विकास शुरुआत हो जाती है। बाबर ने सबसे पहले चार बाग की खानगाह की स्थापना की थी, मतलब एक खाका तैयार करता है कि चार बाग क्या होता है, देखिए ये बड़ा सा बाग है, आप फोटो देख सकते हैं, इसके चारों कोनों को काट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक बाग के अंदर में चार बाग बनाए गए हैं, और बीच से क्या निकाला गया, बीच से एक स्ट्रक्चर निकाला गया जिससे ये चारों बागों को काटता है। और ये शैली इतनी विकसित है, इसका उपयोग मुगल काल के मुगल काल में जितने भी इमारतें बनेंगी, उन सभी में इस चार बाग पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ तक कि वो ताजमहल भी हो, वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसका होता है हुमायूं ने सबसे पहले क्या किया, मकबरे का निर्माण किया, किसका, बाबर के मकबरे का। और ये ईरानी जो मिराक मियाँ थे, वो इसके दरबार में थे। ठीक है, मकबरों में पहली बार बागों का निर्माण करवाया गया। छतों को दो परतों में बांटा गया। ठीक है, छतों को दो परतों में, मतलब एक आंतरिक परत, एक बाहरी परत। जो आंतरिक परत था उसके अंदर डिजाइन किया गया। ठीक है, आंतरिक परतों में अलग अलग तरह की डिजाइनिंग हुई, और जो बाहरी परत था उसमें हमें मेहराब देखने को मिलता है, एक नोकी नुमा छत देखने को मिलता है। ठीक है, ये दो चीजें हमें उस जगह पे देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अकबर के बारे में। अकबर क्या करते हैं, बलुआई पत्थर का प्रयोग करता है, सजावट का जन्म होता है, आगरा का किला निर्माण होता है, फतेहपुर सीकरी ये अकबर के टाइम पे निर्माण होता है। तो अकबर सबसे पहले क्या करते हैं, भारतीय और इस्लामिक जो स्थापत्य कला होती है ना, मुगल स्थापत्य कला, स्थापित कला, क्षेत्रीय स्थापित कला, सबको आपस में जोड़ता है और एक नई संस्कृति का विकास करता है। कौन, अकबर। ठीक है, अकबर इन चीजों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, सजावट के लिए इसका इस्तेमाल करता है, गंगा के जो किनारे होते हैं उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसी बात क्या होता है, अकबर दो प्रकार की इमारतें होती है अकबर कालीन में, एक तो होता है धर्मनिरपेक्ष और एक होता है धार्मिक। धर्मनिरपेक्ष तो मोस्टली प्रशासन के कार्यों के लिए बनाई जाती है, और जो धार्मिक चीज होती है वो जमा मस्जिद, जैसे कि बुलंद दरवाजा हो गया, शेख इस्माइल का जो चिश्ती जो मकबरे हैं उसका इस्तेमाल हो गया। तो ये चीजें अकबर के कालीन में होती है। ठीक है, ये उसका इंग्लिश वर्जन है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं हिंदी के बारे में। देखिए जहांगीर काल में क्या होता है, अकबर का मकबरा बनता है, और जो मकबरे होते हैं ना उसके 3 मंजिला इमारतें होती है। देखिए अकबरी जो मकबरे जो बन रहे थे वो 3 मंजिला नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जहांगीर के काल में 3 मंजिला इमारतें बनेंगी। ठीक है, कश्मीर में मुगल गार्डन का इस्तेमाल भी जहांगीर के समय में ही होगा। ठीक है, इसके बाद शाहजहां होता है। शाहजहां का जो काल होता है पूरे मुगल काल का, पूरे भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है, पूरे वास्तुकला का। ठीक है, क्योंकि इसकी वास्तुकलाएं हमें आज भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि ताजमहल देखने को मिल जाता है, और भी बहुत सी चीजें अभी दिखाते हैं। दिल्ली का लाल किला, जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का लाल किला और ताजमहल, ये सभी चीजें हमें शाहजहां के शासनकाल में ही देखने को मिलती है, जो अपने आप में भारत के इतिहास को और भारत की वास्तुकला को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करती है। आगे चलते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब क्या करता है, सबसे पहले मोती मस्जिद का निर्माण करता है, लाहौर में बादशाह मस्जिद का निर्माण करता है, और बीबी का मकबरा बनवाता है औरंगाबाद में। ठीक है, ये रही उनकी बीबी की जो शहादत होती उसके परिप्रेक्ष्य में। और ये जो दक्कन का इसे ताजमहल भी कहते हैं, और ये ताजमहल का ही स्वरूप है, और इसे ताजमहल से ही मतलब इंस्पायर होकर के बनाया गया है। यहाँ तक कि औरंगजेब अपने जो भी वस्तु का निर्माण करता था वो ताजमहल के द्वारा ही स्थापत्य कला होती है। ये उसका इंग्लिश वर्जन इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप एक एक करके करें, और जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उस क्वेश्चन को हमें ओपन ई शिक्षा नाम के टेलीग्राम चैनल पर हमें पोस्ट करें, और जो चीज़ें आ जाए उसको भी उसका आंसर लिख करके
हमें वहाँ पे पोस्ट करें। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको वहीं पे इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा, वहीं पे इस चीज़ को समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और आपका इसी के साथ से पूरी तरीके से इस टास्क खत्म हो जाता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अब तक के लिए पेशेंस रखा और इन चीज़ों को समझा। इसके लिए धन्यवाद। तो जय हिंद दोस्तों, अब तक के लिए धन्यवाद।